था और आज भी है। निर्भया हादसे के बाद जस्टिस उषा मेहरा कमीशन को इसका हल निकालने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने एक अहम सुझाव देश के सामने रखा है, जिसके बारे में मैंने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था कि ये केसेस डिले होते हैं, तो उसके लिए हमने ये सजेस्ट किया था कि अगर आप वन स्टॉप कर दें, वन स्टॉप सेंटर बना दें। वन स्टॉप सेंटर में हमने ये कहा नोटिफाइड हॉस्पिटल में क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होना चाहिए। फिर हमने कहा कि सीनियर ऑफिसर पुलिस का अटैच होना चाहिए और वहां उसको लीगल एड मिलेगी जी। उसके अलावा फोरेंसिक सपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए, वहीं पर होनी चाहिए। इससे लड़की का ये जो है कि पुलिस वाला एफआईआर नहीं रजिस्टर की थी, मेरी मेडिकल ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर है, उसमें सारा कुछ सामने सामने आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खत्म होगी वो ये है कि एविडेंस प्रॉपर्ली कलेक्ट हो जाती है। अब जब प्रॉपर एविडेंस आएगी, कोई मजिस्ट्रेट या कोई सेशन जज की ताकत नहीं है कि उस केस को रिजेक्ट कर जाए। ये जब सब चीजें इन प्लेस होंगी तो फिर आप 15 दिन के अंदर चालान कोर्ट में पेश कर देंगे जी। अब जब 15 दिन में कोर्ट में चालान चला गया तो कोई रीजन नहीं है कि 2 महीने में ट्रायल खत्म ना हो, और अगर 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, उसको सजा हो जाती है, तो फिर पब्लिक एट लार्ज में मैसेज आता है कि आप बच नहीं सकते। दोस्तों, वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर, जस्टिस मेहरा की सिफारिश को देश भर में हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में जल्द से जल्द लागू करना निहायत ही जरूरी है। यह एक ऐसा कदम है जिससे बलात्कार से जूझ रही महिला को हर किस्म की मदद, हर किस्म की राहत बिना परेशान हुए एक ही छत के नीचे मिल सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस किस्म के वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर्स दुनिया के कई देशों में हैं। साउथ अफ्रीका में, मलेशिया में और हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हैं। यह एक ऐसा हल है जो बलात्कार के खिलाफ संघर्ष में पीड़ित महिला का पलड़ा भारी कर सकता है। दोस्तों, पुलिस, अस्पताल और न्याय व्यवस्था, ये थे वो 3 पहलू जिनसे हर बलात्कार पीड़ित महिला को गुजरना पड़ता है। लेकिन इनके अलावा एक चौथा पहलू भी है जो इन तीनों पहलुओं से शायद ज्यादा अहमियत रखता है। क्या है वो? ब्रेक से लौटेंगे और देखेंगे। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, तो क्या आपकी इज्जत चली जाती है? फिर उसने गन निकाली और मेरे मुंह में रखी और कहने लगा, अगर ये चीखे गोली मार देना। ठोक दो। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ओके? मेरे जूते। ये घटना है इस देश के एक बड़े शहर की। एक नन्ही सी जान पर बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाला शख्स एक बड़े ओहदे पर था। नन्ही सी इस बच्ची को डराया धमकाया भी गया, इसलिए बच्ची अपने मां बाप को इस घटना की जानकारी नहीं दे पाई। आखिरकार जब किसी तरह मां बाप को अपनी बच्ची के साथ हुए इस भयंकर अपराध के बारे में पता चला तो उन्होंने लड़ने की ठानी। बच्ची गहरे सदमे में थी। उसका बचपन जैसे छिन गया था। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसे गहरा आघात पहुंचा था। मेरी बच्ची ट्रॉमा में चली गई थी, सोई रहती थी, ऊपर देखती रहती थी। एक हंसता खेलता बच्चा अगर जो मुर्दे की तरह सो जाए, उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरती है। एक मासूम बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत को भला कौन बर्दाश्त कर सकता है। सोचने में ये बात स्वाभाविक लगती है कि जरूर पूरा समाज इस बच्ची और उसके परिवार के दर्द में शरीक हुआ होगा, उन्हें सहारा दिया होगा। लेकिन आस पड़ोस के लोग यही देखते थे, जैसे लगता था कि मैं ही मुजरिम हूँ। सब मेरे को ऐसे देखते थे। मैं नमस्ते भी करना भी, आना जाना, अपने रिश्तेदार में भी हर एक जगह मैं छोड़ दी घृणा के कारण। मेरी बच्ची के साथ न कोई खेल रहा था, न कुछ। कोई ऐसे देख रहे थे, न लग रहा था जैसे खा जाएंगे। समाज ने मदद करना तो दूर, रहने का ठिकाना भी छीन लिया। मकान मालकिन बोली कि मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, मेरी बच्ची की शादी में दिक्कत होगा, इसलिए बेटा आप खाली कर दो। बच्ची की बड़ी बहन को भी इस बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
मेरी बड़ी बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उन्होंने मना कर दिया कि अब जी आप ट्यूशन मत आना। फिर मेरी बच्ची बहुत रोती थी कि मम्मी क्या हो गया, जो लोग मुझे गंदा भावना से देखते हैं, मेरी बहन को गंदा भावना से देखते हैं। नए बसेरे की तलाश और कोर्ट कचहरी की भागदौड़ में पिता की नौकरी भी छूट गई। हमारे घर में 1.5 महीने से चूल्हे नहीं जले, कभी ब्रेड खा के कभी बिस्किट खा के पता नहीं कैसे हमने गुजारा किया। लेकिन तमाम मुश्किलों से जूझते हुए समाज के द्वारा ठुकराए जाने पर भी इस परिवार को अपनी लड़ाई वापस लेना मंजूर नहीं है। मैं ये लड़ाई लड़ती जाऊंगी और मैं आगे तक लड़ूंगी ये लड़ाई, भले ही मेरे को कोई साथ मत दे। ये अपनी बच्ची के लिए नहीं लड़ रही, पूरे समाज की बेटी के लिए लड़ रही हूँ। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारिका सिन्हा, जो एक्शन एड नाम की संस्था के साथ काम करती हैं। सारिका जी, हमने अभी देखा कैसे समाज ने इस परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे गलती उनकी थी, बच्ची की थी। ये कैसी सोच है कि जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो लोग कहते हैं कि उसकी गलती थी या उसकी इज्जत लुट गई। मैं एक्चुअली आपके इस सवाल का जवाब एक सवाल से पूछना चाहती हूँ। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी कुत्ते ने आपको काट लिया तो क्या आपकी इज्जत चली जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इससे आपकी इज्जत कहीं भी नहीं जाती है जी। बल्कि आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग आपको सहानुभूति देते हैं, वो मदद करने के लिए आते हैं। पर उसके ठीक उल्टा अगर ऐसा कुछ एक औरत के साथ हो तो इसका पूरा लांछन उस औरत पर लगाया जाता है और उसके परिवार से लेके वृहद समाज में भी कोई नहीं आता उसकी मदद करने के लिए। तो यहाँ हम बहुत स्पष्ट देख रहे हैं कि गलती किसी और की है और सजा किसी और को दी जा रही है। जी जी। कुछ लोग का ये भी कहना है कि इस किस्म की जो घटना है या बलात्कार जो है औरतों के साथ जो होता है वो इंडिया में होता है, भारत में नहीं होता। उनका मतलब ये है कि शहरों में होता है, ये गांव में कम होता है या शहरों में ज्यादा होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत बड़ा मिथक है। मिथक से आपका मतलब ये कि बहुत झूठ है, मतलब ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बहुत बड़ा झूठ है ये। हमारी जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है वो बहुत स्पष्ट ये बोलते हैं कि 5 में से 4 बलात्कार गाँव में होते हैं। 5 में से 4 बलात्कार गांव में होते हैं, एक शहर में होता है। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि ये शहरों में ज्यादा होता है या इंडिया में ज्यादा होता है, भारत में कम होता है। ये बात भी निकलती है अक्सर के औरतों ने, महिला ने कुछ ऐसे कपड़े पहने होंगे, शायद इस वजह से उन पे ऐसा हमला हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? कई सैकड़ों औरतों के साथ हमने काम किया, उनमें सिर्फ एक ही इशू हमने पकड़ा, ये देखने का कि क्या पहना था उन औरतों ने जब उनसे बलात्कार हुआ। इस पे आपने रिसर्च किया? जी। तो रिसर्च में क्या सामने आया? 48% औरतों ने या तो बुर्का पहना था या साड़ी, 41% औरतों ने सलवार कुर्ता पहना था और बचे 10% उन्होंने फ्रॉक पहना था। फ्रॉक इसलिए पहना था क्योंकि वो 3 साल, 5 साल, 7 साल की बच्चियां थी। तो इसका कपड़ों से या उस लड़की के इनवाइट करने से कोई रिश्ता, कोई लेना देना ही नहीं है। जो ये इस किस्म के बलात्कार के केसेस होते हैं, इनका उम्र से कोई लेना देना है? हमने देखा कि 2 महीने से लेकर 93 साल की औरत तक, 93 ईयर्स। जी जी जी। तो ऐसी महिलाओं के साथ भी ये बलात्कार हुआ है। हमारी बहुत बड़ी लर्निंग ये है कि रेप सेक्सुअल अर्ज के बारे में नहीं है, ये सत्ता के बारे में है, ये पावर के बारे में है। सारिका जी, मुझे बताइए कि एक महिला जब इस दर्दनाक हादसे से गुजरती है, उसके बाद अक्सर लोग चाहते हैं कि वो एक जिंदा लाश बनकर रहे, उसकी जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाए, इसी एक मोड़ पे उसकी जिंदगी रुक जाए। ये कैसी सोच है और इसके बारे में आपको क्या कहना है? एक बहुत क्रांतिकारी कवि हैं पाश, उनकी 2 पंक्तियां बताना चाहती हूँ। प्लीज सुनाइए। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो एक औरत के शरीर के एक भाग को शत विशत किया गया तो वो ह्यूमिलिएट हुई है जी, लेकिन वो मरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो जिंदा है। तो इससे बड़ा कटाक्ष क्या हो सकता है कि उसके जीते जी हम उसको एक जिंदा लाश का लेबल लगा दे। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस औरत के अंदर भी उसको इतना डीपली इनग्रेन करें कि वो मान ले कि अब वो कभी सपने नहीं देख सकती, वो कभी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगी, वो हमेशा लोगों से छुपी रहेगी, उसकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी, वो भी कभी सामने नहीं आएगी, कभी शायद एक साथी, जीवन साथी के बारे में नहीं सोचेगी, हमेशा खुद पीड़ित रहेगी इस बात से कि मैंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से मैं आज एक जिंदा लाश हूँ। सिर्फ 2012 की मैं अगर बात करूं, मध्य प्रदेश में
तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 255 गैंग रेप्स हुए थे और इसमें 26 औरतों ने आत्महत्या की, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से अपने परिवारों से, समाज से प्रताड़ित हो रही थी कि उनको आसान लग रहा था कि जिंदा लाश से फिर वो लाश में ही क्यों ना तब्दील हो जाए। दोस्तों, यहां पे हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम लाख अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम की बुराई कर लें, उसमें लाख खामियां निकाल लें, लेकिन आखिरकार हमारी व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे सोच से भी बनती है। अगर मैं, आप, हम सब एक समाज के रूप में बलात्कार जैसे अपराध का दोष पीड़ित महिला को देते हैं, उससे दूरी रखते हैं, उसको ताने देते हैं, उसको समाज से काटने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि उसकी इज्जत चली गई, तो कहीं ना कहीं हम बलात्कारी का साथ दे रहे हैं। समाज के इस किस्म के रवैये से ही बलात्कारी को शय मिलती है। अगर समाज ये ठान ले कि वो पीड़िता के बजाय बलात्कारी का जीना मुश्किल कर देगा, बहिष्कार उसका होगा, बेइज्जत उसे किया जाएगा, तो क्या मजाल है कि बलात्कारी का पलड़ा भारी हो। दोस्तों, यहां पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। फिर उसने गन निकाली और मेरे मुंह में रखी और कहने लगा, गोली मार देना। ठोक दो। बुरे से बुरे हालात में भी हिम्मत रखना, भले हारो या जीतो, जीने का यही तरीका है। वाह। वेलकम बैक। दोस्तों, अब मैं आपको दो ऐसी महिलाओं से मिलवाना चाहूंगा जिनकी जिंदा दिली ने, जिनके जज्बे ने मुझे बेहद प्रेरणा दी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में उर्मिला अपने पति गोपाल और 3 बच्चों के साथ रहती हैं। एक रात उर्मिला के साथ एक भयानक हादसा हुआ। उर्मिला को घर में अकेला पाकर एक दबंग व्यक्ति उनके घर में घुस आया, फिर उसने उनके साथ बलात्कार किया। उसने जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया उसने, फिर मैं उससे छूट के और फिर इधर से भागी। जान बचाकर उर्मिला बीच रात पुलिस स्टेशन भागी। मैं बहुत देर की बैठी सुबह 9 बज गई मेरे को, वहीं पे रास्ता देख देख फिर मैं जाने लगी कि सर आप तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते हो, मैं तो हरिजन थाने जाके ना रिपोर्ट लिखूंगा। घंटों इंतजार के बाद आखिर उनकी रिपोर्ट लिखी गई। आरोपी ने उन पर केस वापस लेने के लिए तरह तरह के दबाव डाले। घर ही मारने के लिए आ गए थे, ऐसे गुंडे पुगा दिए थे, तो मेरे पति को ऐसे पाँव फ्रैक्चर तोड़वा दिया उसने। बोले कि राजीनामा नहीं करेगा तो तेरे पति को जिंदा नहीं रहने देंगे, नहीं बोले। उनने मेरे पति को और मेरे को खूब मारा। समाज ने भी उर्मिला के परिवार से मुंह फेर लिया। पड़ोस में रहने वाले हैं, वो आते जाते नहीं, हमारे पास बैठते उठते नहीं, बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। ये जब हादसा हुआ है, जब से हमारे पास कोई बैठना उठना पसंद नहीं करता। कोलकाता की सुजेट जॉर्डन के साथ भी एक ऐसा ही भयानक हादसा हुआ। एक रात सुजेट को एक आदमी ने धोखे से अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। उसने मेरे बाल पकड़े और अपने हाथों में लपेटकर मुझे पीछे खींचा, मेरे पेट पे घूंसा मारा। फिर उसने गन निकाली और मेरे मुंह में रखी, मेरे साथ। फिर उसने मेरे मुंह से गन निकाल दी और अपने साथी को दी और कहने लगा, अगर ये चीखे गोली मार देना। ठोक दो। सुजेट के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें बेरहमी से पीटा गया। कई घंटों बाद उन्हें बेहोश हालत में एक सुनसान रास्ते पे चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया गया। सुजेट बच तो गई, पर जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कुछ लोगों ने उन्हें ही दोषी ठहराया। मैं मॉडर्न लड़की हूँ, नए जमाने की हूँ, मुझे अच्छे कपड़े पसंद हैं, पार्टी में जाना पसंद है, तो लोगों को लगता है मेरे साथ ये तो होना ही था। बहुत लोग कहते हैं अकेली औरत है, जरूर धंधा करती होगी। ऐसी कोई रात नहीं गुजरती जब मुझे याद नहीं आता जो उन्होंने मेरे साथ किया। सुजेट और उर्मिला, इन दोनों की जिंदगी बिखर सकती थी, लेकिन इन दोनों साहसी महिलाओं ने खुद को संभाला, लड़ने का फैसला किया। और तो